નમસ્કાર. સેક્યુલર લોકશાહી આંદોલન એટલે મૂવમેન્ટ ફોર સેક્યુલર ડેમોક્રેસીના આપણા ગુરુવારી મિટિંગને બધાનું સ્વાગત. આજના આપણો સબ્જેક્ટ છે કરંટ. કરંટનું કરંટ લાગી જાય એવું છે બધું, અને એટલે હું હિન્દીમાં સ્વિચ ઓવર કરીશ, કારણ આપણા ગુરુવારી મિટિંગના ઘણા બધા લોકો अपना ऑनलाइन में जोता હોય છે, अपना राज्य बाहर ना लोग. आज मूवमेंट फॉर सेकुलर डेमोक्रेसी, जिसको हम सेकुलर लोकशाही आंदोलन गुजराती में कहते हैं, उसका गुरुवारी मीटिंग में बधा को सबको स्वागत है. और आज का टॉपिक है करंट प्रॉब्लम्स. मैंने मजाक से कहा करंट तो ऐसा है कि करंट लग जाए. तो अभी अगर आप इंटरनेट में आप लोग हैं या न्यूज़ को आप स्क्रॉल करते होंगे, तो अभी एवरी 5 मिनट में कुछ ना कुछ ताज़ा समाचार आता होगा. सबसे जो ताज़ा समाचार और जो सबसे शॉकिंग समाचार जो हुआ वो तुर्की और सीरिया का. नाउ एस्टिमेटेड 20,000 लोग का डेथ होने का एस्टिमेशंस है. और ये अर्थक्वेक वगैरह जो डेथ होते हैं, इसका नंबर कहना मुश्किल है, क्योंकि हमको भूज का जो अर्थक्वेक हुआ था हमको उसका अनुभव है. अभी इट वाज समथिंग वेरी बिग नंबर, और इसकी हमने वहाँ थे, हम लोगों ने रहे, काम किए. ये बहुत ही हार्ट ब्रेकिंग सीन होते हैं, बहुत ही हार्ट ब्रेकिंग. और जिस तुर्की हमारे लिए आए थे लोग, तुर्की हमारा रिलीफ काम के लिए भूज आए थे, टेंट वेंट भी लगाए थे लोगों ने. देयर इज ए वेरी रेड क्रॉस टीम, बिग रेड क्रॉस टीम. तो आज उसी तुर्की में आज प्रॉब्लम हुआ है. और सीरिया जो वार रेवेज्ड है और सैंक्शंस में उसका हैरान परेशानी हो रहे हैं, वहाँ भी अर्थक्वेक हुआ है, काफ़ी लोग वहाँ भी मरे हैं. तो ऐसे टाइम पे सैंक्शन रखना नहीं रखना, ये भी बात भी होता है. ग्लोबल लेवल में एक ह्यूमैनिटेरियन अपील भी होता है. सैंक्शन होने के बाद भी अगर अर्थक्वेक हो जाता है, शायद आप मदद नहीं पहुंचा पाएंगे. ये एक परिस्थिति सीरिया का हो सकता है. ऐसे स्थिति में ग्लोबल डिमांड हो रहा है कि सीरिया को पर सैंक्शन लगाया गया है, ऑन ह्यूमैनिटेरियन पॉइंट ऑफ व्यू इसको लिफ्ट किया जाए. लेकिन जो बाइडेन साहब जो उन्होंने जो एड्रेस किया कंट्री का एक्सेप्ट, जो उन्होंने जो एड्रेस किया, बहुत दिन से वो यूएस प्रेसिडेंट्स दिखते नहीं थे, कुछ बोलते नहीं थे. शायद उनका नहीं बोलना, चुप रहना, नहीं देखना, ये बड़ा डाउटफुल लगता है. क्या है, व्हाट इज गोइंग ऑन इनसाइड? कि देयर इज ए टेंडेंसी ऑफ ट्रम्प का राइज होना, ट्रम्प का कमबैक होना, उसके लिए पॉलिटिकल एक प्रकार इंस्टेबिलिटी अमेरिका में होना, उसकी बातचीत होती रहती है. लेकिन अमेरिका का जो इकोनॉमिक क्राइसिस है, उसमें प्रेसिडेंट वॉज वेरी वेरी कंसर्न, बहुत चिंतित थे. और अमेरिकन क्राइसिस है, और भारत का बजट में हमारा बिल्कुल क्राइसिस नहीं है. इसको बोला जा रहा है कि वी हैव कंप्लीटली फ्री फ्रॉम क्राइसिस. हम क्राइसिस को बैलेंस कर चुके हैं, सबको खुश कर देंगे. और हमारा जो आरएसएस का मुखपत्र ऑर्गेनाइजर जो है, वो कह रहे हैं कि हमारा जो बजट है वो वेलफेयरिज्म नहीं है. हमको वेलफेयरिज्म में नहीं जाना चाहिए, हमको खैरात देने में नहीं जाना चाहिए. इट इज दी एडिटोरियल्स, ऑर्गेनाइजर के एडिटोरियल्स है कि वेलफेयरिज्म में नहीं जाना चाहिए. तो किसको वेलफेयर में देना नहीं चाहिए? पहले हमारा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी बोलते खैरात की बात किए थे. वो जो रेवड़ी सरकार, तो रेवड़ी कल्चर की बात करते थे. रेवड़ी कल्चर के सबसे बड़े जो बेनिफिशियरी हैं अदानी, उनकी तो देखिए आप क्या हाल है. तो उन्होंने तो सब कितना घर को डुबाया, कितना घर को डुबाएंगे, और कितना आरबीआई उनको मदद करेगा, कितना उठाएगा, और अदानी कितने अपनी तिजोरी से पैसा निकाल के डालेंगे ताकि उनका शेयर मार्केट के फिर से तेजी में आएगा. ये तो देखने वाली बात है. लेकिन ये जब क्राइसिस हो रहा है, सो हाउस ऑफ पार्लियामेंट में जो इतने सारे देश में खलबली मची हुई है, तो खलबली मची हुई है, उसी टाइम पे पार्लियामेंट में जो डिस्कशन होता है, बट दैट टाइम प्राइम मिनिस्टर इज टेलिंग, आप जितना भी गाली दो इसका कुछ असर नहीं होगा. आप पार्लियामेंट को गाली दो, मुझे गाली दो,
I am protected by 140 crores of populations. It's true. He's protected by 140 crores of population, but what about the security forces? ये अहमदाबाद में बार बार आते हैं तो उनके जो सिक्योरिटी के क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, वो बात को हम भूल जाते हैं। और ये भाषण को ही हम देखते हैं कि टेलीकास्ट होता है और इसमें जो लोग पीछे बैठे रहते हैं उनकी जो तालियां और उसमें एक प्रकार का जो पोलराइज हो जाता है वो देखते हैं। लेकिन जब ये बात जो आया पार्लियामेंट में कि ये अदानी के बारे में जो बात आया, देयर इज अ वेरी वेरी अनकंफर्टेबल सिचुएशन फॉर द रूलिंग पार्टी, और रूलिंग पार्टी इसको टच भी नहीं किए और वो चले गए कि मुझे कुछ आप जितना भी बोलो, को ओपोजिशन काम ही होता है मैंने उसको क्रिटिसाइज करना, तो मतलब ओपोजिशन काम ही क्रिटिसाइज करना, तो आप भी तो ओपोजिशन में थे तो आप क्या करते थे, तो आज रूलिंग पार्टी हो गए तो आपको चर्चा करना जरूरी नहीं है। तो इस तरह का जो परंपरा डालने की कोशिश करते हैं, इसके कारण एक प्रकार का एक जो परंपरा बैठ रहा है, एक खराब परंपरा बैठ रहा है। तो अभी अगर मैं बजट के कुछ पहलू की बात अभी मैं जाना चाहूँगा नहीं, अगर आप देखेंगे अभी जस्ट नाउ उत्तराखंड में एक स्टूडेंट्स काफ़ी जगह में बाहर आ रहे हैं। आज नवनिर्माण आंदोलन का 50 साल पूरा हुआ। एक्चुअली यहाँ तो जो नवनिर्माण आंदोलन कर रहे हैं उनको आज इसी जगह हाजिर होकर बोलना चाहिए था, मनीषी जानी जैसे लोगों को, तो ये अगर बोलते तो अच्छा होता, लेकिन ये चूक गए हम लोग। लेकिन स्टूडेंट का मूवमेंट चालू रहता है, रहेगा, सारा दुनिया में भी चालू है, वहाँ भी होगा। तो ये उत्तराखंड में अभी जो पेपर लीक हुआ, उधर उत्तराखंड का जो सर्विस पब्लिक सर्विस कमीशन का जो पेपर हुआ वो फूट गया और वहाँ पेपर लीक हुआ। तो ये पेपर लीक के पीछे क्या एक ग्रुप है कि यहाँ पेपर लीक करवाओ, वहाँ पेपर लीक करवाओ, इतना पैसा ले लो, बाकी लोग को तुम नौकरी दिलवाओ, जबकि ये नौकरी दिलाने में, नौकरी को पाने में लाखों करोड़ों रुपया भी खर्चा पिता करते हैं। लड़का नौकरी करता है, वो भी घूस देता है और परीक्षा पास करने के लिए पैसा देता है। तो पैसा तो जिस लड़की के साथ शादी करना वहीं से पैसा मिलता है, दहेज से। तो ये दहेज तो बंद नहीं होता है। तो ये दहेज में और एक एडिशन है, जैसा जंतरी का टिकट है, वो जंतरी लगा दो, जंतरी लगा देने के बाद जो होगा कि कोई जो लोग कुछ बड़ी ऑर्डिनरी लोग होते हैं, अच्छा हुआ बिल्डर्स के ऊपर में जंतरी लगा दिया, लेकिन वो जानते नहीं है जो परचेज करता है ये सारे के सारे वो उसके ऊपर ही आता है। जैसे जीएसटी का, तो आपको लोगों अभी भी दुकान में जाएंगे बोलेंगे आपको जीएसटी परचेज करना है, जी आपको लेना है, जीएसटी में करना है या खाली करना है। तो ब्लैक मार्केट तो ऐसे ही बढ़ गया। तो आप जिसको ब्लैक मार्केट को बंद करने के लिए कोशिश कर रहे हो, तो आप जीएसटी बोलेगा, आपको मैं कहूँगा नहीं भाई, अगर 10-12% मेरा कम पड़ता है तो मैं क्यों जीएसटी में लूंगा मैं। तो ये सबसे पेपर से लेकर, पेपर का भाव बढ़ गया है, पेपर से लेकर हर चीज, खाना पीना को चीज लेकर, होटल में जो बिलिंग को लेकर, हर चीज में लोग इस तरह का चॉइस करते रहते हैं। ये मामला है। तो ये जो अभी जो विभिन्न जो ये पेपर का लीक की जो मामला हुआ, अभी आपको कमेटी बैठा देंगे, फिर बाद में कुछ कंपेंसेशन दे देंगे, फिर परीक्षा होगा, फिर मैं तैयारी करूंगा, फिर स्पेकुलेशन में रहूंगा। अनएम्प्लॉयमेंट तो बढ़ रहा है। अभी अर्बन में 10% अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ा है, अभी बजट की बात है, और गांव में 8% कितना बढ़ा है। तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, और अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है तो ये एक के लिए अच्छा है कि आपका देश में यूथ फोर्स आ रहे हैं काम करने के लिए। इसका अर्थ नहीं कि आप जो नौकरी करते हैं उनको नौकरी छटनी कर दो, लाखों हजार लोगों को काम से निकाल दो, फैक्ट्री बंद कर दो, डिपार्टमेंट बंद कर दो और उसको फिलअप भी मत करो। और आप उनको ये जो अग्निवीर योजना जैसे बातों में करते हुए लोगों को बुला करके लोगों को इसमें फंसाने की कोशिश करो। तो ये जो अनएम्प्लॉयमेंट जो प्रॉब्लम जो है इतना बढ़ चुका है, और बढ़ने के साथ साथ अभी सुसाइड भी बढ़ गया है। गुजरात में भी सुसाइड का आज भी आंकड़ा आया है, सुसाइड बढ़ रहा है। तो हेल्थ ऑफ द नेशन जो है, तो सुसाइड कम होना या सुसाइड बढ़ना, तो आप बताइए हेल्थ ऑफ नेशन किसको बोलेंगे हम। तो सुसाइड बढ़ रहा है इसको बोलेंगे या कम हो रहा है इसको हम बोलेंगे। हर चीज में लड़कियों का, लड़का का, यूथ का, मजदूरों का, सबका जो हो रहा है किसको हम बोलेंगे ये। तो ये जो चीज है कि किस तरह से सोसाइटी में इंटरलिंक्ड है, ये एक चीज के साथ दूसरा चीज इंटरलिंक्ड है। और इसी समय पर हम ये अदानी की हम बात कर ही रहे हैं, लेकिन ये अदानी की बात में आपको याद होगा कुछ साल पहले हमारे कुछ बच्चे होंगे जो यंगस्टर्स होंगे, वो बफर्स कांड को याद नहीं करते होंगे। बफर्स कांड जो है कुछ साथ आज का जमाने में 67 करोड़ ऐसा कुछ था, वेरी लो अमाउंट
आज के जमाने में हजार हजार करोड़ की मामला होता है। सम 64 या 67 में डायरेक्टली मैं याद नहीं कर पा रहा हूं, शायद 67 करोड़ की मामला था, 67। तो राजीव गांधी का सरकार उथल के गिर गया और वीपी सिंह का सरकार आया। तो ये जो है कि बोफोर्स कांड को लेकर सरकार गिर जाती है और अदानी को लेकर सरकार स्थिर होती है, और वो और भी स्थिर होगा और भी मजबूत होगा, और इसमें वेलफेयरिज्म की बात कुछ भी लोगों के लिए कुछ नहीं आएगा। अभी थोड़ा सा बात अगर देखा जाए कि अभी जो अगर देखेंगे आप, अभी ये कश्मीर के जो मामला जो है, कश्मीर में आप पेपर में फ्रंट पेज में है, 2-3 दिन से आ रहा है कश्मीर का, जो इनक्रोचमेंट ड्राइव के बारे में। इनक्रोचमेंट ड्राइव होता है जो इलीगल ऑक्यूपेशन, सरकारी जमीन ले लिया, गोचर जमीन ले लिया, वो है डिमोलिशन अगेंस्ट इंक्रोचमेंट, डिमोलिशन ड्राइव हो रहा है। बोल रहे कि डबल ट्रिपल ऑफ कश्मीर का जमीन लोगों ने ले लिया है, कितना फुटबॉल ग्राउंड जितना हो सके इतना जमीन ले लिया है। और जो जम्मू एरिया में जो जमीन जो है वो बड़े बड़े बीजेपी के नेताओं का है, डिप्टी चीफ मिनिस्टर का है, कोई ब्रिगेडियर का है, कोई आर्मी चीफ का है, और कुछ को जो प्रधानमंत्री वगैरह फारूक अब्दुल्ला इन लोगों का भी है। तो ये लोगों ने जमीन को जो है गोचर जमीन वगैरह को ले चुके हैं, और अब इसको लेकर डिमोलिशन ड्राइव हो रहा है। नाम तो है बड़ा लोगों का, लेकिन हो रहा है छोटा लोगों का। जो छोटा लोगों को जो मिला था वो जो क्या उसका नाम है रोशनी, एक रोशनी जो एक्ट था, रोशनी एक्ट में उनको कुछ जमीन मिला था, आज उसको नलीफाई कर दिया गया 2018 में। और बाद जो मिला था इसको जो हम जैसा यहाँ कुछ कंस्ट्रक्शन कर दिया तो आपको ये क्या बोलते हैं इसको पैसा थोड़ा दे के, इम्पैक्ट फीस दे के थोड़ा लीगलाइज कर लेते हैं, ऐसा भी कुछ किया होगा। तो 2080 में इसको बिल्कुल नलीफाई कर दिया गया, यह एक्ट एग्जिस्ट नहीं करता है। अभी जनवरी 7 में नोटिफिकेशन दिया गया, जनवरी 31 तक 100% इंक्रोचमेंट जो है डिमोलिशन, 100% इंक्रोचमेंट को खत्म करना है। और अभी वो चल रहा है, कोर्ट में चल रहा है, कोर्ट में नहीं चल रहा है। ये मामला को लोग रास्ते पर आ गए हैं, वो लोग बोल रहे हैं कि अभी तो हम होमलेस हो गए, अभी बुलडोजर वहां भी आ गया। अभी बुलडोजर की बात जो है, अभी जो यूपी में चालू हुआ था, अभी बुलडोजर अभी हर जगह में चालू हो गया। सस्पेक्ट टेररिस्ट है, बुलडोजर है, सस्पेक्टेड चोर है, बुलडोजर लगा दो आपने। लेकिन इनकम टैक्स नहीं दिया है, अगर उन्होंने नहीं दिया है उसकी बुलडोजर नहीं है, वहां को तो सिक्योरिटी अब दे दो, बचाने के लिए सिक्योरिटी दे दो। तो ये बुलडोजर वाली बात जो है कि पनिशमेंट बिफोर यू आर अनाउंस्ड एज ए गिल्टी, ये जो अभी आ रहा है, इसको लेकर आई डोंट नो एनीथिंग सुप्रीम कोर्ट ने कुछ कहा कि नहीं कहा। सुप्रीम कोर्ट आजकल हर बात में कहते हैं, लेकिन इस बातों पर उन्होंने कुछ हाईलाइट किया नहीं है। और जबकि वो लोग वेरी मच बिजी हैं, कॉलेजियम को लेकर ज़्यादा बिजी भी हैं। और हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस को अपॉइंट करना, गुवाहाटी में यहाँ वो 4-5 चीफ जस्टिस को अपॉइंट करना है। और सबसे बड़ा अरे भी जो प्रॉब्लम हुआ कि एक बीजेपी सपोर्टर एडवोकेट मद्रास के, चेन्नई मद्रास स्टेट के जो थे, उसको उन्होंने हाई कोर्ट का जस्टिस बना दिया और उनको ओथ भी दिलवा दिया। इसको लेकर चला और सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि नो, किसी का भी पॉलिटिकल पार्टी का बिलीफ हो सकता है, तो कोई किसी बीजेपी का सपोर्टर है इसीलिए जज नहीं बन सकता, ऐसा भी बात नहीं है। ठीक, अच्छी बात है, कोई बीजेपी का भी हो सकता है, कोई कांग्रेस का हो सकता है, कोई और किसी का भी हो सकता है, तो ये अच्छी बात है। तो इस तरह से सुप्रीम कोर्ट इसमें से अपने आप को डिस्टेंस किया, नो हमारा इसमें कुछ कहने का नहीं है। तो ये कॉलेजियम की बात चल रहा है, कुछ सरकार का आगे पीछे और चंद्रचूड़ आने के कारण ये एक प्रकार का लीगलिस्टिक बैटल जो है, एक लीगलिस्टिक बैटल हो रहा है अभी। तो ये एक प्रकार का ये अभी चल रहा है अभी। तो संप्रत में तो जो भी काफी चीजें अभी ऐसी हैं जो अभी इलेक्शन आने के कारण, जो लोकसभा इलेक्शन अभी आने वाला है, तो इलेक्शन आने के कारण जो हो रहा है कि सब कुछ ये किसको खुश करना, किसको खुश नहीं करना, किसको लिए करना, किसको नहीं करना। लेकिन नहीं खुश करने वाली बात अगर है, अगर माना जाएगा, तो सबसे बड़ा विक्टिम जो हो रहे हैं अभी वो आदिवासी लोग। फॉरेस्ट एक्ट आने वाला है। अब फॉरेस्ट एक्ट में जो ग्राम सभा का जो रोल था, फॉरेस्ट में जो किसी जमीन को लेना नहीं लेने में, तो ग्राम सभा का रोल को कंप्लीटली खत्म कर दिया गया है। और जो कानून आया है वो कानून का और भी डिटेल पढ़ना जरूरी है। और हम किसी कानून सलाहकार को बोलेंगे एक दिन फॉरेस्ट का जो एक्ट आ रहा है उसके बारे में डिस्कशन करें। लेकिन ये जो सबसे बड़ा जो अभी जो हैरान परेशान जो हो रहे हैं वो ट्राइबल पीपुल,
और जंगल में जो रहते हैं। और ये बात को देखना पड़ेगा और भी देखा जाएगा। इतनी बड़ी अच्छी बढ़िया फर्स्ट क्लास बजट कभी इतिहास में कभी नहीं हुआ था। सारे के सारे जो पेपर लगता है कि क्या बिक्री हो गए हैं कि इस तरह के एडिटर लिखते हैं कि इतना बड़ा बजट। तो अगर ऐसा है तो ये गरीब आदमी जो मान लीजिए कि माइनॉरिटीज के लिए जो बजट एलोकेशन सबसे मीगर है, उनके लिए जो एलोटेड जो होता है वो सबसे कम है। मनरेगा जो वगैरह जो है वो 70% कितना कट किया, इन पूरा फंड कट कर दिया है। और बाद महिलाओं का अपॉइंटमेंट बाकी जगह में जो था उसको भी बंद कर दिया गया है। तो ये जो एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेशंस और बाद माइनॉरिटीज की बात है, गरीबों की बात है, आदिवासियों की बात है, ये सब बातों में इनके बारे में कोई रेवड़ी नहीं है, कोई रेवड़ी नहीं है। खाली ऊपर में अच्छे अच्छे बातें चल रही हैं। जबकि डिफेंस बजट को तो आप सवाल नहीं कर सकते क्योंकि इट इज ए होली काउ, यू कैन क्वेश्चन। अगर 5% बजट बढ़ गया है तो बोलेंगे 10% बढ़ना चाहिए था। तो ये आपको सवाल नहीं करना चाहिए। रफेल के बारे में प्रॉब नहीं होना चाहिए, तो बफर्स के बारे में हो सकता है, रफेल डील के बारे में नहीं हो सकता है। तो ये आपको नेशनलिस्टिक और ये प्रकार का पैट्रियोटिक मामले में आपको फंसा देंगे। जैसे हम अदानी ने बोले ऑर्गेनाइजर जो आरएसएस के मुखपत्र है उन्होंने बोला कि उनका कंटिन्यूसली बोले हैं कि क्वेश्चंस अबाउट अदानीज ये और बिल्कुल नेशनल इंटरेस्ट के खिलाफ है। अटैक ऑन इंडिया ये मैं लास्ट टाइम ही बोला था कि इंडियन स्टेट, अदानी इज इंडियन स्टेट। टाटा आज तक भी नहीं बोला कि मैं इंडियन स्टेट हूं। तो अदानी क्या इक्वल टू इंडियन स्टेट? मे बी अदानी इज गेटिंग सपोर्ट ऑफ बीजेपी गवर्नमेंट। तो बीजेपी गवर्नमेंट इज नॉट इंडियन स्टेट। तो या कांग्रेस को इंडियन स्टेट नहीं बन जाता है। स्टेट और नेशन में जो होता है तो इस तरह का बात पेपर भी इस तरह से लिखते हैं को सप्तऋषि और अमृतकाल अच्छे अच्छे शब्दों में संस्कृत शब्द कहने से लगता है पंडित हूं। इस तरह से बातों को ट्विस्ट किया जाता है तो लगता है बहुत अच्छी बात है। तो ये सब बात में करंट में हम जो देखते हैं कि क्या बात करें क्या बात ना करें, एजुकेशन की बात देखते हैं भी क्या करें क्या बात ना करें। और एक बात मैं आपको खास बताऊंगा, मैं ये खेल कूद का बजट में बहुत बड़ा है। खेल कूद के बजट में बड़ा है, ये बढ़ा है बजट बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है मुझे मालूम नहीं है, लेकिन हमारा जो शो है वो शो कभी बढ़ता नहीं है। कुछ जो हमारे यंगस्टर्स हैं कुछ बैडमिंटन में या कुछ टीटी में कुछ कुश्ती कसरत में तो उन लोगों का कुछ दिखावा आता है, कुछ मेडल ले आते हैं। बाकी मेजर गेम में इवन हॉकी का इतना बड़ा वर्ल्ड कप किया उड़ीसा में, उनका पोजीशन 9th आ गया और करोड़ों रुपया खर्चा किया जाता है कोचिंग और उठना, इनका जर्सी, उनका खाना पीना रहना, ये सब में एक प्रकार ग्लैडिएटर्स जैसे रखा जाता था डिसिप्लिन में, ऐसा रखा जाता है। सवेरे उठो लेफ्ट राइट करो, ये सब होता रहता है। क्रिकेट का तो इतना फॉर्मेट हो गया है, टेस्ट मैच अभी टेस्ट मैच शुरू होगा, हो रहा है, होगा। जैसे आज शादियां भी 7 दिन 10 दिन चलती हैं, तो ऐसे ही क्रिकेट मैच होने से पहले पेपर में भी रोज के रोज आज आते रहता है। आज कुमिंस आ गए हैं, आज बॉर्डर का ये गावस्कर बॉर्डर का ट्रॉफी है, आज ये कोहली है। तो मैं कल पूछा कुछ लोगों को भाई इंडियन कैप्टन कौन है भाई टेस्ट मैच का, तो ये दर प्रॉब्लम क्योंकि कौन कैप्टन है, किस फॉर्मेट का कैप्टन है। तो एक ही नहीं, रोहित शर्मा ही है तो वो कैप्टन है। तो ये कोहली रोहित शर्मा सब फॉर्मेट में खेलेंगे, T20 में भी खेलेंगे, T10 हुआ नहीं है। वुमेन्स टीम जीतता है तो ठीक, वुमेन्स टीम के जीतने के बारे में हम इतना उत्साही नहीं है, ओनली मेल्स के लिए हम ज्यादा उत्साही हैं। तो ये सब चीज चल रहा है। तो खेल कूद में जाके स्कूल में आपका ग्राउंड नहीं है, स्कूल में खेलने के लिए ग्राउंड नहीं है। अगर मान लीजिए जो जितना स्कूल आप अहमदाबाद में आप सर्वे कीजिए, जो लोग यहाँ बड़े बड़े कभी कभी टीवी चैनल में बात करते हैं, हमारी मीना बहन भी जाती है वहाँ, तो अगर ये लोग बात उठा सकते हैं कि भाई आप लोग कहीं स्कूल में आपका तो ग्राउंड नहीं है, आप कैसे खाली एक या वर्ल्ड क्या बोलते हैं इसको ओलंपिक गेम, ये अहमदाबाद में ओलंपिक, गुजरात में ओलंपिक गेम किया जाएगा और इसीलिए ये स्टेडियम बनाई गई है। इसीलिए जितने सारे एयरपोर्ट से जो लोग आएंगे, जैसे बम्बई में धारावी का प्रोजेक्ट को अदानी को दिया गया है ताकि अभी से ही वो ग्रीन कपड़े लगा दिए गए हैं। जो भी एयरपोर्ट से आएगा, बाहर से आएगा, वो धारावी दिखना नहीं चाहिए। ऐसे भी अहमदाबाद में जब ये हमारे ट्रंप आते थे पूरा सारे ग्रीन कवर दे दिया गया था, सिक्योरिटी सब जगह में लगा दिया गया था। ऐसे ही तो ये सब जो देखते हैं आप, तो अभी कुछ दिन अभी कितना क्रिकेट का ऑस्ट्रेलिया का क्रिकेट चलेगा, सारे मैच खत्म हो गए अभी और मैच नहीं है। डेविस कप में इंडिया हैज कम टू सेकंड कैटेगरी। तो डेविस कप में इंडिया फर्स्ट ग्रुप में था, अभी सेकंड ग्रुप में आ गया। इतने
स्टैंडर्ड गिर गया है। तो ये सब जो चीज हो रहा है, तो आप बजट बढ़ाए तो क्या बढ़ाए, आप किसको बढ़ाए? हाँ, कुछ ऑफिशियल्स, कुछ सिलेक्टर्स जो कि ब्यूरोक्रेट्स है, कि आईएएस है, एक्स आईएएस ऑफिसर्स, आईएएस उन लोगों को बढ़ाया ताकि उनका तनख्वाह, गाड़ी, मोटर इनका मिलेगा, लेकिन प्लेयर्स का नहीं। जो प्लेयर्स अभी खेलने के बाद झारखंड जाता है, जो प्लेयर खेलने के बाद में सुंदरगढ़ जिला जाता है या आदिवासी बेल्ट में जाता है खेल के, तो आप जाके उनके घर में देखिएगा खेलने के बाद। तो अमेरिका में जैसे कोई गोल्ड मेडलिस्ट एक जमाने में जो थे, सब निग्रोज माने ब्लैक्स जीते थे, वो लोग लारी गल्ला चलाते थे। तो आज हमारे जो भी एशियन गेम में जीतते थे वो भी कोई लारी गल्ला चलाते थे। हमारे भी यहाँ का प्लेयर तो लारी गल्ला चलाते हैं। जिस दिन जीतते हैं मुकुट मिलता है, जिस दिन हारते हैं उन गोबर मिलता है। तो ये हमारा स्पोर्ट्समैन स्पिरिट से, तो ये इसको बोला गया हमने खेल कूद, मोदी सरकार के उस जमाने में हमने खेल कूद को बढ़ावा दिया, यूथ खेल कूद में आ गए हैं। हाँ, ये बात सही है, क्योंकि जो लोग अभी माँ बाप जो है देखते कि देयर इज एन अपॉर्चुनिटी इन क्रिकेट, तो उनको एकेडमी में डाल देते हैं, पैसा खर्चा करते ताकि कुछ भी हो, आईपीएल आ जाएगा। जो मैंने 10 लाख रुपया खर्चा किया, 15 लाख खर्चा किया, मेरा लड़का जो है वो मार मार के कुछ तो कमा लेगा, पैसा तो आ जाएगा। तो इट इज एन इन्वेस्टमेंट। तो स्पोर्ट्स नहीं रहा, एक इन्वेस्टमेंट के हिसाब से आ चुका है। तो ये सब बात बजट में आप सुने होंगे, बहुत ही बजट में लास्ट में हमने थोड़ा बहुत बातचीत कर चुके हैं, और ज़्यादा बात भी आज भी कुछ होगा, यहाँ सब लोग भी प्रेजेंट हैं। तो मुझे करंट में जो दिखता है कि मुझे काफ़ी चीज़ जो लग रहा है कि और क्या क्या करंट में हो सकता है, और क्या क्या चीज़ हो सकता है। मुझे जो लगता है, मैं अगर बोलूँ, ये थोड़ा अलग प्रकार का बात है। आसाम में और बाल लगने को लेकर चल रहा है अभी, तो ये जो है कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि अगर मान लीजिए अगर 20 साल पहले शादी किया है, अगर 15 साल पहले शादी किया है, 2012 में शादी किया है, तो अगर आप बोलें कि आप कुछ नहीं, आप बाल लगना हुआ या नहीं हुआ था करके आप अभी इसको प्रोसिक्यूट करोगे और एक रिलीजन को टारगेट करोगे आप। तो ये जो प्रकार का जो हो रहा है, तो टारगेटिंग ए पर्टिकुलर कम्युनिटी, माने वो किसी न किसी बहाने पर एक कम्युनिटी को टारगेट करके अटैक करना, मारपीट करना, प्रोसेसर करना, पोलिटिसाइज करना, ये सब अभी चल रहा है। वो आसाम में चल रहा है अभी, बाल लगने को लेकर आप देखते रहेंगे, उसको भयंकर वहां चल रहा है। CAR NRC को लेकर होता था, अभी वो बाल लगने को लेकर अभी चल रहा है। बाल लगने में हाँ, वही राजस्थान में होता है, आप कुछ करो, गुजरात में, सौराष्ट्र में होता है, कुछ करो, ये ना नहीं, यह नहीं, आसाम को पकड़ना है उधर, क्योंकि एक कम्युनिटी को पकड़ना है। तो ये सारे चीज एक के बाद होते जा रहा है। तो इसी को लेकर मुझे लगता है कि मैंने इसको इस तरह से ओपन किया मैंने, और बात को, चर्चा को रखा। प्रेजेंट सिचुएशन का मतलब ये होता है कि ये हमारा ये ऐसा है कि सब लोग कुछ ना कुछ चर्चा करें, सब लोग कुछ ना कुछ बातचीत करें, पार्टिसिपेटरी हो। और भी कुछ मैं बात जो कहा वो मैं चूक गया हूँ, लेकिन इसके बाद में मैं लास्ट में जो चाहूँगा कि हमारा दिनों में कुछ डेथ हुए हैं जो हम लोगों ने चूक गए। इधर हमारे यहाँ आते थे एडवोकेट कृष्णकांत बखारिया, वो गुजर गए थे, मैं काफ़ी दिन हो गए। और बालकृष्ण दोषी साहब, वो बहुत रिनाउंड ये हैं, आर्किटेक्ट थे। और अभी हमारे एक मित्र जो थे नचिकेता देसाई, पत्रकार, वो उनका अपना भी नाम है, लेकिन वो नारायण वी देसाई के लड़के थे। उनका डेथ परसों हो गया, परसों नहीं, उसका पहले दिन हो गया, 5 दिन हो गया। हाँ, तो ये हो गया। उनको भी हम थोड़ा, मुझे लगता है याद करके थोड़ा हम 1 मिनट साइलेंट मेंटेन करेंगे, फिर बाद में हम मीटिंग चालू करेंगे। No, I think you'll. मैं पूरा नहीं मैंने पूरा नहीं किया। मैं बोला कि मैंने खाली राउजअप किया, मैं थोड़ा राउजअप किया। आप एक्सप्लेनेशन, आपको क्या बोलते हैं, इंट्रोडक्शन दे रहे हो। हमने तो इंट्रोडक्शन ही दिया। प्रेजेंट सिचुएशन का मतलब इंट्रोडक्शन। मैं तो प्रीवियस केस
ना मेरा बस हो गया मेरा। वैसे आपने बहुत ज्यादा सीरियसली चीज को लिया है, लेकिन ये जो पॉलिटिक्स है ये वैसे सीरियस मैटर है, क्या ट्रेजेडी है वो कह नहीं सकता। आपने एक पॉइंट लिया कि मोदी जी बोलते 40 करोड़ का 140 छाया 140 करोड़ 140 करोड़ का है रक्षा कवच। तो ठीक है, सबके पास इतना है। पर जब यही पार्टी अपोजिशन में थी तो यही करती थी, तो इसका ये मतलब है जिसके ऊपर अपोजिशन का टैग लगाया उसको वही मानसिकता आ जाती है। उस अपोजिशन की कुर्सियों में ऐसा है या माहौल में ऐसा है कि ऐसा बोलना शुरू कर देते हैं। तो इसमें कोई जस्ट इसको बोलते हैं ना, बहुत केयरफुली रिंग साइड सीट लेके देखो ये एक्टर क्या कर रहे हैं, आपको रिएक्ट करने की जरूरत नहीं ज्यादा। और ऑफकोर्स जब नुकसान होता है पब्लिक का तो रिएक्ट करने की जरूरत है, लेकिन इस ड्रामे को देख के आपको रिएक्शन नहीं रहना चाहिए। आप अपनी सिचुएशन देखिए, बिकॉज इन लोगों को किसी की भी एक्चुअल सिचुएशन क्या है किसी को मालूम नहीं है। आपने देखा राहुल गांधी ने इतनी यात्रा करी, इतना करी, वो गांधी जी को रिपीट किया, आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर पद यात्रा कर रहे हैं। एक जैसे हमारे फैशन होता है, पॉलिटिक्स में भी एक फैशन होता है कि किसी भी चीज को पकड़ लो और कर डालो। दूसरा आपका काफी एजिटेशन मेरे को दिखा अडानी के ऊपर। अब अडानी की रिपोर्ट जो मैं देख रहा हूँ मुझे नहीं नजर आता कि कोई इसमें हमें एजिटेट होने की जरूरत है। जो रिपोर्ट लिखी गई है, मेरा तो शुरू से ही यही ख्याल था कि ये हमारे कारपोरेट्स ने जो उनके जिन लोगों को हार गए हैं, किसी जमाने में अडानी जो है 10वें 11वें नंबर पे इंडिया में करते थे, अब जो पहले नंबर पे हैं वो कहते हैं ना जब हार जाओगे तो जो आपके पीछे हैं वो चले जाते हैं, और जो क्योंकि कुछ लोग पीछे रह जाते हैं वो चले जाते हैं। उन्होंने जितना रिपोर्ट में जितने फैक्ट कलेक्ट किए हैं वो नेशनल या लोकल या उस दंगे के पार्टिसिपेशन के बाद साथ बगैर नहीं हो सकता। तो मुझे ही शक है इसके पीछे इंडियन कारपोरेट का बहुत सा हाथ है। दूसरी चीज में एक इंटरेस्टिंग चीज नोट करी, तो सवाल ये कि अगर सारा उनका एक सेंटेंस मुझे बड़ा पकड़ा है जो मैंने, उन्होंने कहा वी आर शॉर्टिंग अडानी। शॉर्टिंग का मतलब ओवर सेलिंग कर रहे हैं, क्यों कि हम एक्सपेक्ट करते हैं कि शेयर के प्राइस गिर जाएंगे। उन्होंने ये कहा कि जब ओवर सेलिंग कर रहे हैं वो इंडिया के अंदर ऑपरेशन नहीं हो रहा है, दैट मीन्स जो इंडिया के अंदर शेयर सर्कुलेट कर रहे हैं वो शॉर्ट सेलिंग नहीं की गई है। तो अगर इंडियन शेयर्स की शॉर्ट सेलिंग नहीं की गई है तो ऐसा घबराने की कोई जरूरत नहीं, पैनिक रिएक्शन, क्योंकि इंडिया में उनको शेयर डील करने का लाइसेंस ही नहीं है। अगर इंडिया में उनको शेयर डील करने का लाइसेंस होगा तो प्रोसीजर करते करते पहले उनका दम निकल जाएगा, 5 दिन में वो बिल्कुल नहीं कर सकते। दूसरी चीज अगर आप देखें अडानी की, तो अडानी का पब्लिक में फ्लोट कितना है। अगर 100 करोड़ के शेयर्स हैं, 75 तो उनकी फैमिली होल्ड कर रही है, 20-25 बाहर है, और जो बाकी चीज बेचने वाले हैं नहीं। तो कितना इंडिया में फ्लोट हुआ है। ये सिर्फ साइकोलॉजिकल रिएक्शन किसी ने किया है और इंडियन कारपोरेट ने किया है कि उसको लोअर करके किया जाए। क्योंकि मुझे याद है कि 1980-70s के आसपास 70 एंड हम धीरू भाई अंबानी के साथ भी ऐसा ही किया गया था, और जिस ग्रुप ने किया था सबको मालूम है, वो मैं बोल नहीं सकता उस ग्रुप का नाम, उसने भी शॉर्ट सेलिंग की थी। अप्रोक्सीमेटली 100 करोड़ जमाने में बहुत था, तो किसी की उन्होंने सेलिंग, तो उन्होंने कहा अच्छा तुमने शॉर्ट सेलिंग कर लो। तो धीरू भाई ने या उनके एसोसिएट्स ने सामने उसका पकड़ाया, चेक डिलीवरी दो। अब शेयर मार्केट में होते तो डिलीवरी देते, शेयर के भाव 20 गुना होगा, 20% और बढ़ गए। तो ये जो कारपोरेट जो रमत है ये कारपोरेट ही करते हैं, और उसका पब्लिक को कोई ना खास फर्क पड़ता है और ना ही उसको पब्लिक से ये शोर मचाने के लिए ठीक है, लेकिन इसका कोई भी सब्सटेंस ठीक नहीं है। जो बड़ी बातें हैं उसी पे ही रहेंगी, और हम उसे ऐसे जैसे नाटक देखने जाते हैं या फिल्में देखने जाते हैं उसमें रिएक्शन करने की जरूरत नहीं, आराम से देखते हैं। मेरा तो यही मानना है। आपने बोफोर की बड़ी अच्छी एग्जांपल दी, और 67 करोड़, और जब इसको लास्ट में जब दिल्ली हाई कोर्ट ने तंग आके सीबीआई को झाड़ा,
कि तुम 67 करोड़ की कमीशन इन्वेस्टिगेट कर रहे हो और उसका इन्वेस्टिगेशन का खर्चा 260 करोड़ हो गया है, और क्या कितना करोगे? ये एक सरकार आती है तो छूट जाता है, दूसरा सरकार आती है तो शुरू हो जाता है। तो ये सिंपली पॉलिटिक्स है, इसमें कोई ज्यादा जरूरत नहीं है। और पूछा जाए तो ये जो स्कीम थी, जो मोदी ने बहुत अच्छी तरह किया है इन चीज को, कि ये फॉरेन से हर चीज क्यों मंगाई जाती थी डिफेंस। ये इनकम टैक्स की थ्योरी है कि आप ज्यादा से ज्यादा टैक्स कम से कम लोगों से इकट्ठा करो, जिसको क्राउड फंडिंग बोलते हैं, नॉन क्राउड फंडिंग बोलती है। एक बोलते हैं पान वाले का मॉडल, एक बोलते हैं मर्सिडीज का मॉडल। आपने एक कार मर्सिडीज बेची तो आपका 5 लाख बच गए, और पान वाले में हर ट्रांजैक्शन में 5 पैसा बचता है, वो सारे दिन में 500 रुपये कमा पाता है। तो किसी इनके एसोसिएशन ने ये कहा था कि भाई अगर इलेक्शन के लिए पैसा चाहिए ना, तो जो इम्पोर्ट करते हो डिफेंस का माल, लार्ज नंबर का माल, और थोड़े लोगों से इम्पोर्ट करते हो, वहां से पैसा रेज करो। तो ये उस थ्योरी का है। मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता हूँ, नहीं कह सकता हूँ कि वो नेहरू फैमिली के थे लीडर, और काफी इंडस्ट्री में भी जाने जाते थे वो। तो उनकी ये जो एक्सियम जिसको बोलते हैं ना, थीम कि कलेक्ट more money from small people and don't go for crowdfunding. जहां तक बुलडोजर का आजकल मुझे भी सब जगह देखते हैं, ये कोई फॉरेन कंट्रीज में देखा था किसी बुलडोजर को, तो उन्होंने कहा उन्होंने हिंदुस्तान से तो नहीं सीखा है। क्योंकि एक चीज है, एक सिंबल जो है वो इंस्टीट्यूशन बन जाता है, जिसी को बोलते हैं ना, नेम ऑफ द ट्रेड बिकम द ट्रेड मार्क इटसेल्फ। उसका दाखला मैं आपको देता हूँ। जीरोक्स का क्या मतलब होता है? हम बोलते हैं भाई जीरोक्स करा के ले आओ। जीरोक्स कंपनी भी थी, कंपनी है, जीरोक्स कंपनी थी। वो क्या नाम था उसका? ट्रेड में था ना, और ये ट्रेड नेम था, और नेम ऑफ द ट्रेड बन गया। नेम ऑफ द ट्रेड मीन कॉपी करना, वो ट्रेड नेम बन गया। द ट्रेड बिकम द नेम ऑफ द ट्रेड। तो ये एवर रेडी, वो एक बैटरी के ट्रेडमार्क था, वो बिकेम द नेम ऑफ द अप्लायंस इटसेल्फ। तो इस तरह जीरोक्स का असल में ग्रीस का वर्ड है, मींस ड्राई राइटिंग। दैट मींस बिना गीला करे आप उसको लिख सकते हो। वहां से उन्होंने ये वर्ड लिया, कंपनी का नाम लिया, और अल्टीमेटली कहना हो। तो ऐसा बुलडोजर भी यही हो रहा है कि बुल डोज कर गया है। इनफैक्ट कई जगह मैंने पढ़ा था, बुलेट ट्रेन के बारे में लिख रहे थे, बुल ट्रेन। तो किस तरह गाड़ी चलेगी कोई मालूम नहीं है, तो ऐसे बुलडोजर है, इट हैज बिकम ए सिंबल ऑफ कॉमेडी। तो उससे चलाते रहेंगे। जहां तक सवाल है कि भाई, एक आपकी बात से सहमत हूँ, जो हमेशा अपोजिशन में होते हैं या इनकन्वीनियंट माइनॉरिटी, नॉट कन्वीनियंट, इनकन्वीनियंट माइनॉरिटी पॉलिटिकली, उसके साथ हमेशा ही आता है। अगर वर्ल्ड वार 1 में देखा जाए, 2 में देखा जाए, तो ये नाजीज ने जूस के साथ क्या किया था? जूस की परसेंटेज कितनी थी जर्मनी में? कोई 50% नहीं थे, 30% नहीं थे। तो क्या थी उस जूस के अंदर खासियत जो उन्होंने इतना अटैक किया जूस को, बोलते हैं जो हॉलोकॉस्ट किया, वो क्यों किया? एक सिर फिर आदमी आ जाता है, जैसा अभी पुतिन का नाम आ रहा है और ज़ेलेंस्की का आ रहा है। ये कुछ दुनिया में जैसे आते हैं, जैसे हमारे आप देखें, आप गरम गरम रावण पे बने हुए, अकेला रावण ने सब कुछ कर दिया या कंस ने कर दिया सब कुछ? अब रावण को तो मैं तो महाज्ञानी मानता हूँ। अब सवाल यह किसके अंदर है? सोने की लंका का राम ने अयोध्या सोने की बना दी। तो एक आधी गलती हो जाती है, अब उस गलती से बिकम्स ए लैंडमार्क इन द हिस्ट्री। वो सेमिनार टॉपिक ठीक है, हम बात कर सकते हैं, उसमें कुछ लेसन ले सकते हैं। उस लेसन को हम पब्लिक वेलफेयर के लिए या जनरल पब्लिक इंटरेस्ट के लिए हमें यूज करना चाहिए। स्पोर्ट्स के बारे में आपका काफी स्पोर्ट्समैनशिप आपने दिखाई। इसके बारे में भी मैं यही कहूंगा कि ऑस्ट्रेलिया वालों को बोलते हैं, भाई तुम अपना स्पोर्ट्स में इतना खर्चा क्यों करते हो? तो ऑस्ट्रेलिया का आंसर यही होता है पार्लियामेंट में कि आवर कंट्रीज आइडेंटिटी इज थ्रू स्पोर्ट्स, जैसे अमेरिकन आइडेंटिटी इज थ्रू टेक्नोलॉजी।
चाइनीज जर्मनी टेक्नोलॉजी तो क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट, हिंदुस्तान की टेक्नोलॉजी तो धर्म ज्ञान भी देते रहते हैं सबको। सो हर एक कंट्री की अपनी अपनी आइडेंटिटी है और सवाल ये उस लायक सूटेबल है कि नहीं। आप हॉकी देखिए, आपने एग्जाम्पल दिया, हॉकी स्टिक्स जो है उस हिंदुस्तान में सिर्फ जलंधर में क्यों बनती है, और फुटबॉल जो है वो भी नाम मुझे याद नहीं आ रहा उसका जगह का, वहीं से फुटबॉल क्यों बन के आते हैं कि बाकी बात कारीगरी नहीं। एक ऐसी चीज बन जाती है वहां पर कि वो माहौल जैसे, तो स्पोर्ट्स के ऊपर हम जबरदस्ती खर्चा कर रहे हैं। मेरे ख्याल से स्पोर्ट्स के ऊपर खर्चा नहीं करना चाहिए। एक ने जब नीरज चोपड़ा जीत के आए गोल्ड मेडल, तो उन्होंने एक आर्टिकल दिया था कि हिंदुस्तान को नीरज चोपड़ा को गोल्ड मेडल जीतने में 53 करोड़ रुपया खर्चा करना पड़ा था। 53 करोड़। हाँ, उनके लिए कोचेज अपॉइंट किए, इक्विपमेंट इंपोर्ट किया, इक्विपमेंट एनालिसिस इंपोर्ट किया, फिजिक्स किया, थेरेपिस्ट किया, क्या क्या किया। अगर आप इनको देखेंगे तो ये कैलकुलेशन पहले ऑस्ट्रेलिया से आई थी, आज से 4-5 साल पहले मुझे याद है। उन्होंने कैलकुलेशन ये दी थी कि एक मेडल जीतने में ऑस्ट्रेलियन सरकार 20 करोड़ रुपया लगाती है। ये जरूरी है। ये नेशनल वेलफेयर थोड़ी है, ये एक सनकी मिलाद है कि हमें आइडेंटिटी बनानी है, कुछ भी हो जाए। अब जैसे अगर मुकेश अंबानी के बोलते हैं 200 गाड़ियां खरीद रखी हैं और वो चलाता ही है। एक स्टेटस सिंबल और एक सनक होती है, एक हॉबी होती है। इसी तरह जैसे लीडर्स की हॉबी बन जाती है, तो हर एक की जो लीडर बनता है उसकी अपनी छाप जो है वो प्रजा पे आ जाती है हमेशा। क्योंकि अगर आप देखिए गांधी एरा के अंदर हमेशा पॉजिटिव नहीं छाप कभी नहीं बनी लोगों की, ब्यूरोक्रेसी की भी नहीं थी। सोशलिज्म करो, मीन सोशलिज्म इज व्हाट, 50 रुपए का काम करो और 100 रुपया पगार ले लो। सो जो मेहनत जिसको करना था वो उन्होंने मेहनत कभी अप्रिशिएट नहीं की। अब वो जो इरा है वो अनफॉर्चुनेटली मुझे एक याद है, सुप्रीम कोर्ट ने भी वर्कर के जो प्रिविलेजेस हैं, देखिए ये करिए वो ये काम नहीं करता तो यू मस्ट बी वेरी लिबरल। एक केस आया था मुझे, अगर गॉड फॉरगिव इफ माय, ब्लू स्टार का केस था, जिस यूनियन लीडर ने कहा था कि मैं नॉर्मल वर्क नहीं करूंगा तो मैं यूनियन लीडर हूं, मैं यूनियन का काम करूंगा। सुप्रीम कोर्ट का ओपनिंग सेंटेंस उसमें ये था, वी हैड एनफ ऑफ इट, नाउ वी बेटर थिंक अगेन, इफ यू आर यूनियन पर्सन you have to work union work in addition and not a substitution. So that changed the whole thing, one judgment. So one judgment को आप अंडररेट मत करिए। एक शाह बानो के केस में उठा दिया। So कई बार ऐसा होता है, इम्पैक्ट होता है इस चीज को। जैसे स्पोर्ट्स है वो भी एक इम्पैक्ट दे रहा है कि आपकी कल्चरल आइडेंटिटी क्या है। नहीं तो हिंदुस्तान की कल्चरल आइडेंटिटी और किस जगह से निकली जाती है। हमारा कोई भी प्रोडक्ट वर्ल्ड वाइड पॉपुलर हुआ, हमारी कोई भी फिजिक्स या केमिस्ट्री के नोबेल प्राइज आए, नो। इनफैक्ट नोबेल प्राइज उन्होंने जीते जो हिंदुस्तान तंग आगे छोड़ गए। सो आवर एनवायरनमेंट डज नॉट परमिट यू टू डू ऑल दिस। सो एटलीस्ट सम पीपल आर ट्राइंग बाय कांस्टेंट एक्सपोजर। सो लेट्स सी, चर्चिल का एक सेंटेंस मुझे काफी लगता है, द ग्रेटनेस ऑफ ब्रिटिश लाइज इन मेकिंग मिस्टेक्स and unless you make mistakes you cannot learn anything. So अगर आपको रिस्क नहीं लेना, कुछ करना ही नहीं है, then so अडानी is one thing, उसने हर जगह रिस्क लिया। उसने उसका अगर देखा जाए अभी भी बैंक्स, इंडियन बैंक स्टेटमेंट दे रहे हैं, हमारा एक्सपोजर ही नहीं है। तो उसका इतना कॉन्फिडेंस है कि दुनिया के बैंक्स जिनके पास आइडल कैश, माउंटेन कैश पड़ा हुआ है, वो सोचते हैं कि अगर हमें 2% भी मिल गया अडानी की वजह से हम इन्वेस्ट कर देंगे। तो अगर रोना धोना है तो फॉरेन बैंक्स रोएंगे, इंडियन बैंक्स तो कोई नहीं रो रहा। सो जहां तक और बाकी इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, क्यों नहीं रिस्क लेने को तैयार हुए। उस टाइम पे अंबानी ने रिस्क लिया, टाटा ने रिस्क लिया 1890 में। अगर आपको मैं टाटा स्टील की हिस्ट्री बताऊं तो आप हैरान हो जाएंगे कि जो ओरिजिनल फाउंडर थे रतन टाटा या जमशेद जी नहीं 1890 में हुआ था। वो जा रहे थे स्वामी विवेकानंद के साथ जहाज पे,
तो उन स्वामी विवेकानंद से पूछे भाई क्या करने जा रहे हो, कि भाई ये मेरी मिनरल है, मैं ये जानना चाहता हूँ इसमें आयरन ओर कितनी है, मैं स्टील प्लांट लगाना चाहता हूँ। कि तुम्हें यूरोप वाले क्या एनालाइज करके देंगे? वो कभी नहीं एनालाइज करके देंगे। वो गया और उनको नहीं मैं एनालिसिस। तो उसने आगे कहा भाई अगर ये नॉलेज के बेस पर चलना है तो हमें हिंदुस्तान में कुछ करना पड़ेगा। उससे उन्होंने खुन्नस खा के इंडियंस ऑफ साइंस बेंगलोर में मेटलर्जी डिपार्टमेंट शुरू किया कि भाई आप पूरा एनालिसिस करेंगे। सो ये इंस्पिरेशन होती है, हर एक को इंस्पिरेशन नहीं आती है, जिनको काम करना है करने दो। चाइल्ड मैरिज का सवाल ये है, ये हिंदुस्तान में हमेशा ही रहा है और ओवरनाइट ये जाने वाला नहीं है। उनकी आपसे बात से सहमत हूँ। ये एक टारगेटेड कैंपेन जिसको बोल सकते हैं वो है। अपन सवाल ये है कि ये कुछ ज्यादा किया जा रहा है या इसका सोशल एंगल है। उस बात से मैं आपसे सहमत हूँ। उसको एक जैसे गांधी जी ने कहा ना, मेरा तो जहां तक ख्याल है गांधी जी ने फ्रीडम स्ट्रगल ही वाज अ सेकेंडरी उनका ऑब्जेक्ट था। फर्स्ट ऑब्जेक्ट था सोशल रिफॉर्म्स। और जब उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता देख के रियलाइज किया कि सोशल रिफॉर्म पॉलिटिकल पावर के बगैर नहीं आ सकता है, तो पॉलिटिकल पावर बिकेम ए सेकेंड ऑक्सिलरी इंस्ट्रूमेंट। जैसा कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने जब ट्रेड करने आए थे, व्यापार करने आए थे, रूल करने नहीं आए थे, और जब उनको ये लगा कि अनलेस यू हैव पॉलिटिकल पावर यू कैन नॉट डू बिजनेस, सो दे एंड दैट्स व्हाई मोदी जी आल्सो रियलाइज्ड कि अगर आपको रिफॉर्म करना है यू नीड अ पॉलिटिकल हैंडल। सो इट इज ऑल रिफॉर्म्स चेंजेस हैव कम थ्रू पॉलिटिकल पावर। सोशल पावर इज evolution which is a very slow process. So to bring revolution you need disruptive action, and I think government is right in taking disruptive action. I won't say all 100%, but I'll give the mark of 70%. Thank you. Excuse me, sir. અદાણી સાહેબે જે બેંકોમાંથી ગુજરાતીમાં જ બોલું છું લોન લીધી નથી 100 કરોડમાં નથી લાખો કરોડોમાં છે અને બેંકોએ માફ કરી દીધી તો એમાં ગુણગાન ગાવાને કેવા આવે છે સાહેબ? પ્રજાના 100 રૂપિયા માટે પેનલ્ટી લાગે છે, પ્રજાના 100 રૂપિયા માટે પેનલ્ટી લાગે છે અને લાખોમાં કરોડોમાં બેંકો અને બેંકોને ચૂપ કરી દેવામાં આવી છે એટલે બેંકો બોલતી નથી. હું એમ માનું છું. That's what I'm saying. क्या છે બેંકો તો બોલે તો ખરા ને કે આટલા લોન છે. ત્યારે શું કેવી રીતે બોલે? तिल्लन साहेबे जो मुद्दा उठाया खरेखर गंभीर है અને तिल्लन साहेबे जो अडाणी जो मुद्दो उठायो એની સાથે હું સહમત નથી. અડાણીના 73% શેર એની પોતાની જોડે છે, 16% શેર એના મળતિયા જોડે છે, લગભગ 89 પોઈન્ટ સમથિંગ એની જોડે જ છે. રહ્યા બાકીના 10% એમાંથી 6.5 થી 7% શેર પબ્લિકમાં છે, 2.5% શેર જ આમથી તેમ થાય છે. અચ્છા, હવે 6.5% શું થાય? હકીકતમાં આણે મની લોન્ડરિંગ જ કર્યું છે. બરાબર છે, રાઈટ. આણે ઇંગ્લેન્ડમાં જે કંપનીઓ નાખી હતી એમાં 11 કંપનીઓ એવી છે કે જેણે પોતાની મૂડી 90% થી 51% વાળી બે કંપની અને 98 થી 99.9% એટલી મૂડી એણે અદાણીમાં નાખી દીધી. બીજા મારે મોરિશસની કંપની હીરો અદાણી, એણે બી 6 કંપનીઓ છે, એણે આમથી તમે હેરાફેરી છે, ડાબો હાથ લઈને જમણો હાથ ખરીદે, જમણો હાથ લઈને ડાબો હાથ ખરીદે, એવી રીતે એણે શેર માર્કેટ ઊંચું કર્યું. અચ્છા, અદાણી જોડે કચ્છી મિલકતની એની જોવા જાઓ તો 580 રૂપિયાનો એક શેર થાય મિલકત પ્રમાણે. હમણાં વચ્ચે આવ્યું 900 રૂપિયા, પણ હકીકતમાં એવું નથી, 580 રૂપિયા છે એનો શેર મિલકત પ્રમાણે. આણે બધું ઉચકાવ્યું. અચ્છા, હવે અદાણી, મને તો એ આશ્ચર્ય થાય છે કે અદાણી ઉપર દેશદ્રોહનો કેમ કેસ નથી થયો? આજે કોઈ બી માણસ એવું કહે કે હું દેશ માટે મારી પર એટેક કે દેશ ઉપર એટેક છે, તો શા માટે દેશદ્રોહનો કેસ ના થયો? એની પર દેશદ્રોહનો કેસ થવો જ જોઈએ. અદાણી કે દેશ નથી. અને આવી રીતે એને સ્ટેટમેન્ટ આપી દીધું, સીઓએ ઝંડો રાખીને કે હું દેશ ઉપર એટેક છે, એની પર દેશદ્રોહનો કેસ થવો જ જોઈએ. અને ના થાય એ મોટું આશ્ચર્ય છે. અચ્છા, હવે નરદ સાહેબે જે સુપ્રીમ કોર્ટની બી વાત કરી, આમાં જ્યુડિશરીનું બી છે, પણ હકીકતમાં મોદી સાહેબનો પ્લાન બહુ ગંભીર છે. જ્યુડિશરીને કંટ્રોલ કરવાનું નથી, એને મુખ્ય વસ્તુ છે કે જજ બધા પોતાના લાવી કેશવાનંદ ભારતીનો કેસ પલટાઈ મારવાનો. લાંબા ગાળાનો પ્લાન એ જ છે કે ગમે તેમ કરીને પોતાના જજો મૂકી દેવાના અને 15 જજની બેન્ચ બનાવી
અને એ કેસ એક પડેલો છે સુપ્રીમમાં, કેશવાનંદ ભારતીની વિરુદ્ધમાં. એનો ઉપયોગ કરી અને આખું કેશવાનંદ ભરતીનો કેસ પલટાઈ મારવાનો. કારણ કે 2/3 મેજોરિટી તો છે જ, એટલે એ પ્રમાણે સંસદમાં ઠરાવ પસાર કરે. આ બાજુ સુપ્રીમ કોર્ટ એને બાંધી આપી દે. એટલે આખી રમત, આખી મિલકત શું, બધા શેર એની જોડે જતા. શેર શું, બધો પાવર પાર્લામેન્ટ જોડે જતો રહે. આ મોદી સાહેબનું બહુ જ ગંભીર આ જ્યુડિશરી માટે છે, મારું એવું માનવું છે. પણ એ તો સાહેબ લોકશાહીના સ્તંભ, ધરાશાયી થઈ ગયા, છેલ્લો સ્તંભ છે. જો આ થઈ ગયું તો ધરાશાયી થઈ ગયા બધા સ્તંભ. એટલે કરંટ નો આપણે ચર્ચા જે કર્યા, બીજા કોઈ નથી કરી. જે સુપ્રીમ કોર્ટ ઉપર જે આ લગાવી રહ્યા છે એ તો આજ કરી રહ્યા છે, બીજા કોઈ નથી કરી. ના, બધા ઇન્દિરા ગાંધીએ નહીં કર્યું, બધા. એટલે એ કટોકટીમાં ના, એના પછી જ બધું કર્યું. ઇન્દિરા કટોકટી પછી જ કર્યું. એટલે આપણે તો ચર્ચા જે આપણે કરંટ બરાબર કરંટ લાગી. You see, Churchill generated light as well as heat. So it is a Heat and light both. there is a current. કઈ ગૌતમભાઈ કહેવાનું કે गौतम भाई साइलेंट કેવી રીતે રહી શકે? મારે કઈ બોલતો તો બહુ Impossible યાર. ગૌતમ અદાણીની વાત હોય ને ગૌતમભાઈ silent રહે. गौतम अडानी અને गौतम भैया मैं इनफैक्ट आई डोंट वांट टू स्पीक, पर तल्ली साहब ने जो कहा कि अदानी had taken the risk, I don't think you have told कि अदानी had took the risk. બધા રિસ્ક લે છે ને? No, it's not risk. It's not risk. He had misused his the favor of the government. Whatever Modi has done for him. मेरे सर पे भी अगर वो हाथ रख देता है कि तू कुछ भी करो यार, मैं बैठा हूँ, तो मैं कुछ भी करूंगा. क्या है, कुछ भी कर सकता हूँ, मैं कुछ भी करता हूँ. मुझे कौन क्या कर सकता है? और जब मोदी ने उनको बोला कि मैं बैठा हूँ यार, तुम जो मतलब हर बिजनेस में जाएगा, और हर बिजनेस में सक्सेस भी होगा. क्या बात है यार. तो रिस्क तो कहाँ रहा? मिडास टच. मिडास टच मोदी टच ये बात है. तो मतलब ये अदानी ने मिस किया है, और मोदी ने मतलब क्या है, मोदी ने मतलब यार देश को बर्बाद कर दिया. अभी मैं बोलता हूँ यार, खुला बोलता हूँ, बर्बाद कर दिया है. जो हो रहा है वो ठीक है, पर बर्बाद कर दिया है उसने. मतलब वो जो भी बोलता है बहुत बढ़िया सा है, काम उससे तद्दन उल्टा करता है, मतलब जो भी है बोलता है उससे एकदम गलत काम करता है, और देश को मतलब कहाँ ले जाएगा वो भी. अभी तो વિપક્ષ હોબાળો બચાવે. કાલે 2 કલાક બોલ્યા મોટા સાહેબ, એક શબ્દ અડાણી આવ્યો નથી. એ બલવો જોઈએ. અને રાહુલની સ્પીચમાંથી જે કેટલોક વાક્ય તો एक्सप्लेन कर दिया. કરી દીધા. આવું કોઈએ કર્યું નથી સાહેબ સ્વતંત્ર ભારતમાં. અને શું કે છે, અમે 8-9 માં કર્યું છે, એવું કોઈએ નહીં કર્યું. આ બધું कल मोदी जी मतलब 1.5 घंटे तक बोले वहाँ संसद में, तो क्या मतलब उन्होंने मतलब राहुल का एक भी सवाल उसने उठाया नहीं. और करण में भी जो कुछ हो रहा है उसमें भी उसने कुछ भी नहीं कहा. बस अपनी मतलब कांग्रेस को गालियां देते रहे, और अपने क्या किया है बस वो बताते रहे कि हमने किया. अरे वो मतलब कितने मतलब गौरवपूर्वक बोलता है कि 80 लाख को हम मतलब अनाज प्रोवाइड करते हैं, 80 करोड़ को हम अनाज प्रोवाइड करते हैं. अरे वो घरों की बात है क्या यार, वो किसका समझ की बात है. तुम रोजी दो ना उनको, क्यों मतलब 5 किलो अनाज क्यों दे दो उनको? रोजी रोटी दोनी है, एम्प्लॉयमेंट दो, वो मतलब सब करेंगे, फिर क्यों देने पड़ता है? और तब मतलब विकास होगा. तुम ऐसे 80 करोड़ लोगों को ऐसे लोगे तो फिर कैसे देश का विकास करेगा? ठीक है, जो है वो है. 1-2 मिनट आपने. રથ સાહેબને બોલો. ये तो चर्चा तो ये चलता रहेगा. कुछ तो क्या कि क्रिस्टल क्लियर कुछ जनता जो है, मुझे कल कुछ मित्र बोल रहे थे कि ये अदानी के जो बात है वो कॉमन पीपल के साथ क्या संबंध है. बात सही है, कॉमन पीपल के साथ कोई संबंध नहीं है. जब जीएसटी आया तो कॉमन पीपल के साथ संबंध तो बिल्कुल था ही नहीं. जब लाइन पे खड़े थे और जब कुछ पैसा चला, कुछ कॉमन पीपल के साथ संबंध था ही नहीं. हाँ, डेफिनेटली. तो जब भी कुछ आ जाता है तो कॉमन पीपल को नाम पे सब दुहाई देके सब कुछ बंद किया जाता है. और शायद एक पॉपुलर अंदर एक पॉपुलर एक प्रकार का ये क्या बोलते इसको डाटा कलेक्शन होता है, क्या करना है नहीं करना है, क्या स्टेप लेना है नहीं स्टेप लेना है. और ऐसा भी होता है कि भाई तुमने कुछ कर दिया तो थोड़ा चुप रहो कुछ दिन तक, बात को हम संभाल लेंगे. तो संभालने के लिए हम बैठे हुए हैं, ये भी होता है. तो ये आज का बात नहीं है, ये बात तो बहुत पुरानी बात है.
ये लोगों ने तो हमको तो मान लो तो ब्रिटिश से तो हम तो निकल गए, ब्रिटिश से काफ़ी चीज़ सीखे हम लोगों ने। इसकी से कवर अप करना, अंडर कवर करना, ओवर कवर करना, कैसे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे भी कोल्ड वॉर भी कंटिन्यू करे, हमारा भी वॉर इंटरेस्ट भी रहे और कश्मीर का प्रॉब्लम भी रहे, ये भी कैसे करना। ये चर्चिल वाली बात जो है, चर्चिल का हम नाम लेते हैं, ये चर्चिल कितने बड़ा क्रूक थे वो भी हमको जानना जरूरी है। वो बड़ा किताब लिख दी, डिप्लोमेट हो गए, इसका अर्थ ये नहीं कि दे आर ऑल दिस, सब चीज़ों में ज्ञानी और गुणी या फिलोसोफर्स और गाइड्स होते हैं। तो ये वर्ल्ड का जो सिस्टम जो है, ये जो गवर्नेंस जो है, गवर्नेंस में क्या कोई भी कुछ सैक्रोसेंट प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट भी बोल देगा, इतना है कि हम इसको बार सवाल नहीं कर सकते क्या? या आपको आपके बारे में कोई सवाल करेगा तो आप उसका जवाब नहीं देंगे कि आपने ये पॉलिसी ले लिया, एलिफेंट तो डॉग बार्स एलिफेंट पासेस। क्या आप सोचते हैं कि आप एलिफेंट हैं और कुत्ता भूख रहे हैं? क्या आपने ऐसा पॉलिसी ले लिया? ऐसा ही संस्कृत का गप्पा आपने सीख के अब शासन चला रहे हैं। लेकिन इसको क्या बात है कि ये बहुत दिन चलेगा नहीं। आप इलेक्शन का बारे में तो ये अभी झुलता पुल का बात आप जानते हैं, जो हमारे मोरबी का जो बात हुआ, इलेक्शन का रिजल्ट भी जो आप जानते भी हैं। तो अल्टीमेटली आपको तो लैंड ऑफ लॉ तो पकड़ना ही पड़ेगा ना, आपको कहीं भागेंगे नहीं, भाग सकते आप। वो भी जेल में भी जा रहे हैं, जाएंगे, सब लोग जाएंगे। तो ये जापान सिस्टम में अच्छा है कि प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट जो भी होता है, करप्शन चार्ज अगर एक भी प्रूव हो जाता है तो जेल में जाता है। कुछ नेशंस में ऐसा हमारा है। लेकिन इसको बचाने के लिए इंदिरा गांधी ने जब ये इमरजेंसी के टाइम पे किया था कि ये मिस्टेक्स अगर कुछ होगा, कुछ गड़बड़ अगर होगा, प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर करेंगे, वो इंसुलेटेड होंगे। तो आप हम क्या उसी तरफ जा रहे हैं कि किंग कैन डू नो रॉन्ग, पीएम कैन डू नो रॉन्ग, तो ऐसे इसी तरफ हम जा रहे हैं। तो ये अच्छी साइन नहीं है। और मुझे सबसे बड़ा जो विचित्र लगा कि एडिटोरियल्स, ऑल पेपर्स एडिटोरियल्स, 90% एडिटोरियल्स अप्रिशिएटिंग बजट फ्रॉम विच एंगल। क्या आपका दो एंगल है, बिग, क्या बड़े आदमी के पास पैसा आएगा तो गरीब आदमी का पैसा अपने आप आ जाएगा? क्या ऐसा हम सोचते हैं? तो जंगल में जो जंगल के बारे में बात कर रहा हूं मैं, मनरेगा के बारे में बात करता हूं मैं, महिलाओं के बारे में बात करता हूं, अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में बात करता हूं, राइजिंग सुसाइड के बारे में बात करता हूं। ये सब क्या इसके बारे में हमको कुछ सोचने का ही नहीं है। तो मुझे लगता है कि ये सबको हम शायद हमारा पॉइंट में हम गरीब आदमी का बारे में ज्यादा बात करते हैं। जैसा अभी बाई मैं बोल रहा हूँ, लाइटर वेन में बात करता हूँ। आप देखिए अहमदाबाद में रोज शादियां हो रही है, मे बी हंड्रेड्स, बाजा बज रही है, थाउजेंड्स, पटाखा फटफट फटता है। तो इतना पैसा कहाँ से आता है? वो भी लगता है हर जगह एक तरह खाना, जो आपको लगता है कि यहाँ इन्विटेशन है, वहाँ इन्विटेशन है, जाना पड़ेगा। शायद आपको टायर्ड भी हो गए, क्या जाना है, चीड़ भी आता होगा, क्योंकि आपको तो वहाँ पैसा डालना पड़ता होगा ना, 500 से 1000, 1500 आपको डालना तो पड़ता ही होगा। तो अब जब जाएंगे खाएंगे तो उसी हिसाब से भी खाएंगे, आप इतना ही खा के आएंगे। तो ये तो हो गई। और हमारे यहाँ खाना बनता है, इधर जो ऑर्डर होता है यहाँ खाना बनता है, एक दिन पहले खाना बनता है। अच्छा। और धूल वूल कुत्ता वुत्ता बंदर सब घूमते रहते हैं। फिर बाद में वहाँ गर्म होके हम खा के आते हैं। तो उनको बोला जाए कहाँ खाना बनता है, देखो। तो ये बात होती है। लेकिन ये जो शादियां जो होती है, तो सोशल रिफॉर्म मूवमेंट की बात है, सरकार सोशल रिफॉर्म में आ गया है, ठीक है, असम में सोशल रिफॉर्म कर रही है। तो ये शादियां के बारे में सोशल रिफॉर्म क्या है? आपका कोई इंस्ट्रक्शंस, रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। इतना खर्चा कैसे कर रहे हैं आप लोग? करोड़ों रुपया खर्चा कर रहे, हाउ इज इट वेस्ट ऑफ मनी? और वेस्टर्स सारे के सारे जी सब। अभी तो मैंने मजाक भी हो जाना चाहिए। जो अभी वो लड़की का दिन होता शादी करने का, क्या सारे औरतों का दिन होता है? एवरीबॉडी इतना सज धस के आते हैं, कौन एक्चुअली हुई, तो कौन लड़की शादी करने वाला है वो समझना मुश्किल है, और कौन लड़का भी शादी कर रहा है उसकी मां समझना मुश्किल है। तो ऐसे जो हो रहा है कि अपना देश में कास्ट फैक्टर रिजिड होते जा रहा है, शादियां का रीति रिवाज भी। और जो ब्राह्मण भी, आपको हमको थोड़ा वो संस्कृत आता है, तो संस्कृत बोलता है, आधा बोलता है, आधा नहीं बोलता है। ऐसे शादियां तो क्या ऐसे जो मानते हैं अशुद्ध तो नहीं हो जाता है ना? तो इसके कारण डाइवर्स तो नहीं हो जाता है ना? तो ये बिगड़ तो नहीं जाता है ना? लेकिन ये सब मैड मैन, इस पूरा मैड रेस है शादियां के लिए। गरीब आदमी भी अभी वो खर्चा करता है, और इसमें कोई सोशल रिफॉर्म नहीं है। अभी रजिस्ट्री मैरिज भी करते हैं अमेरिका जाने के लिए,
कि रजिस्ट्री मैरिज के साथ जो ये जो है इस जो सोशल रिफॉर्म हमने बोले थे, गांधी जी बोले थे, तो गांधीवादी भी नहीं मानते, या आरएसएस वाले भी नहीं मानते, कोई भी नहीं मानता। तो या जो प्रोग्रेसिव भी होते हैं या मजदूर आंदोलन का इंकलाबी करने वाला भी होता है, वो भी नहीं मानता। तो ये जो अपने रीति रिवाज की बात आता है वो चलते रहता है। तो ये जो एक सोसाइटी के जो बात होती है, शादियां और रिचुअल्स, अभी तो शादियां के बारे कितना दिन चलती है शादियां में, आपको एक था कि शादी के दिन में जाना पड़ेगा, रिलेटिव विल गो टू, वो वेदी में जाके वो आशीर्वाद देंगे, और बाकी जो लोग होंगे वो खाने पीने में जाएंगे, और नीचे बैठते हैं, बाद में ऊपर बैठे, फिर बाद में समियाना हुआ, लाइट वाइट हुआ। लेकिन अभी शादियां 7 दिन 10 दिन चलती है, और संगीत संध्या होता है, गरबा होता है, निमंत्रण लिखने के लिए जाना पड़ेगा। तो हमारे कुछ मित्र बोलते हैं, भाई मैं शादी में तो एक दिन भी नहीं गया। मैं बोला एक दिन भी नहीं गया मतलब? नहीं, मैं बाद में समझा कि एक दिन नहीं गया मतलब ये है कि इतना जो 7-10 दिन का शादियां हो रही है, मैं हर रोज नहीं गया, और कुछ लोग हर रोज आते हैं, नया नया कपड़ा निकाल के हर रोज आते हैं उधर, आज कंकोत्री लिखना है, आज वो गरबा गाना है, आज संगीत संध्या में जाना है, आज हल्दी का स्नान करवाना है, हर रोज जा रहे हैं। तो ये जो है कि बात है कि ये जो मैं शादी में एक दिन भी नहीं गया, तो इस तरह का सवाल भी मन में आता है। तो मुझे लगता है कि सम पीपल शुड बाइकआउट ऑल्सो। मुझे लगता है कि आप चिट्ठी लिख दीजिए, पैसा दे भेज दीजिए अगर भेजना है, तो मुझे लगता है कि आप बाइकआउट नहीं कर सकते हैं कि शादी, हाँ स्मशान का बात जो है वो बात है, डेथ के बाद में जो बात है वो बात है, लेकिन ये सब चीजों में जो को पसंद नहीं है आपको, इतनी जो क्या बोलते चल ये वल्गैरिटी, जो वल्गर वेल्थ, शो ऑफ द वेल्थ, तो इतना हो रहा है कि आप इसको नहीं जाने से क्या प्रॉब्लम हो जाता। लेकिन कानून इसमें भी आपका जो सोशल रिफॉर्म की बात करते हैं, कोई मानने के लिए तैयार नहीं है। और ऐसे बातें, छोटे छोटे बातें हम लोग को थोड़ा सा सोशल रिफॉर्म के बारे में करना चाहिए। मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है आपको से, एमएसडी की बात है, इसमें ये लागू होता है कि नहीं होता है, आई एम वेरी सॉरी टू से, काफी शादियां टिकती भी नहीं है। व्हाई नॉट? 5 साल भी टिकना मुश्किल हो गया। अमेरिका में तो कॉन्ट्रैक्ट कर दिया, अब तो यहाँ कॉन्ट्रैक्ट होने से पहले ही वो टूट जाता है। और हमारे जो काउंसलिंग करते हैं, मीना बेन वगैरह जो काउंसलिंग करते रहते हैं, जो काउंसलिंग के जो केसेस आते रहते हैं, वेरी आपको लगता है कि दुख तो नहीं है, वो कब छूट जाऊंगा, अच्छा वो मन में वो छाप दिखता रहता है। तो व्हाई इट इज हैपनिंग? और शादियां करना है तो कास्ट ढूंढना है, शादियां कास्ट नहीं है तो गांव में हो तो मार दिया गया, ये भी तो सोशल रिफॉर्म की फैक्टर है ना। पुलिस का रिकॉर्ड भी तो है, तो वहां भी तो इसको कुछ किया जा सकता है। ना कॉलेज में, ना स्कूल में, ना सोसाइटी में, ना जो हरिद्वार को जो पूरा धर्म यात्रा करके ले जाते हैं वो सुनाते हैं उधर, या ऋषिकेश में उसकी बातें कभी होती नहीं है। तो वहां तो सारे के सारे कास्ट आइडेंटिटी को स्ट्रॉन्ग किया जा रहा है, और भी स्ट्रॉन्ग किया जा रहा है, ताकि कास्ट आइडेंटिटी स्ट्रॉन्ग होगा तो वोट भी स्ट्रॉन्ग होगा। तो ये सब मामला भी तो साथ में है। तो डेफिनेटली इनके लिए क्या है कि अदानी के बाद उसको स्ट्रक्चर नहीं करेगा, क्योंकि अदानी का वो इतने बड़े पैसा नहीं होता शेयर मार्केट में। वो 10 रुपया का शायद वो रिलायंस चालू किया था शेयर मार्केट, मुझे जैसा लगता है। जो ये बॉम्बे डाइंग और जो वीपी सिंह के टाइम पे जो 10 रुपया का शेयर मार्केट, तो सबने गुजरात में सब लोगों ने शेयर परचेज करना शुरू किया। बाजार का भाव बढ़ गया तो आपने शेयर मार्केट शेयर बिक्री कर दिया, तो एक डिब्बा लेके चले आए, तो आपको टच नहीं करता था ये। तो बाजार के भाव बढ़ गया तो टच नहीं करता था। तो ये जो है कि शेयर बिक्री कर दो और घर चला दो। तो शेयर मार्केट एक प्रकार का डिजीज जैसे बढ़ता गया, करते करते शेयर मुझे भी खाने लगा, और मुझे भी खाने लगा अभी। तो ये सब चीज है। तो ये एमएफडी में ये भी, क्योंकि हमारे समाज में रहते हैं ये सारा चीज, आदिवासी लोग के भी ये फ्रस्ट्रेशन, एस्पिरेशन, ड्रीम्स, ये सारे चीज का जुड़ा हुआ है, और लोग साथ बात भी करते हैं। लेकिन ये सुख देखते हुए चर्चा भी हम अभी भी करते हैं, और आने वाले दिनों में क्या चर्चा करेंगे, तो मुझे लगता है कि मीनाबेन લગનમાં જો અધૂરું છે મારા જિલ્લામાં 4 વાગે દીકરીને સાંભળો 4 વાગે દીકરીને વળાવી દીધી, કેટરર તૈયાર છે ગૌતમભાઈ, ભાઈ એમ કહેતા આ બધું વધ્યું છે ને, મારા 200 માણસોનું ઘરનું કુટુંબ છે, એને દાળ બાટી બનાવી દે, દીકરીને વળાયા પછી પણ પછી દાળ બાટી બધા ખાય, કારણ કે બધું તૈયાર છે, એમને કોઈ મહેનત કોઈને કરવાની નથી, એટલે લગન પછી ચાલે છે આ બધું। સોશિયલ રિફોર્મની વાત બહુ લાંબી છે અને બહુ ચર્ચાની જરૂર છે। यार कोई ना कोई तो ओकेजन है तो डिक्लेयर કરી દો રક્ષાની સ્પીચ ને ઉપર, જેને ભાષણ સાંભળ્યાને પ્રસાદ મળે છે। सोशल रिफॉर्म की जो बात है बहुत लंबी है, पेनफुल भी है, काफ़ी खुद को क्रिटिसिज्म की तैयारी के साथ सेल्फ क्रिटिसिज्म अगर हम कर पाए तब ही कर सकते हैं।
पर वो लंबा है। और जो रथ भाई ने बोला कि नेक्स्ट थर्सडे शायद हम कोशिश करेंगे, हम लोग केशवानंद भारती केस का जो 50 इयर्स जो है उसको लेके हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। अमर भाई को हमने रिक्वेस्ट किया है, एडवोकेट अमर भाई जो पहले भी आए हैं हमारे साथ, उनको रिक्वेस्ट किया है, शायद वो तैयार हो जाएंगे। बीच में भी पीडी देसाई मेमोरियल लेक्चर, आप लोगों को याद हो तो हमारे बहुत जाना माना पीडी देसाई मेमोरियल लेक्चर लास्ट वीक में हुआ, जिसमें एडवोकेट अरविंद दातार, वो भी बहुत फेमस एडवोकेट है, उन्होंने इसके बारे में ये बात को रखा था। मैं नहीं ज्वाइन हो पाई थी, पर ऑनलाइन वो डिस्कशन उन्होंने रखा था। अमर भाई मोस्टली तैयार हो जाएंगे। उसके बाद भी एक और एडवोकेट, गुजरात का लैंड ग्रैबिंग जो कानून बना है उसमें भी कैसा कम्युनल एंगल है और उसका कानून के नाम पे कैसा हेरेसमेंट हो रहा है। ये जो स्टेट टेररिज्म का एक नया रूप है, टैक्स टेररिज्म भी है, और ये सोशल रिफॉर्म के नाम पे या कानून हम इसलिए ला रहे हैं कि ये जो लोग डिप्राइव्ड है उनको सहूलियत देने के लिए, पर उसमें कम्युनल एंगल रहता है। उसके बारे में भी एक एडवोकेट तेजस भाई मोस्टली बात करने के लिए राजी हो जाएंगे। तो अभी 2 गुरुवार हमारे होंगे एडवोकेट के सेशन। आप सब तैयार हो के आइए, काफी सवाल भी करेंगे। आज भी इतने सारे सवाल और इतने सब है। और अदानी के बारे में जब लास्ट वीक में मैंने डिस्कस किया था, तब मैंने क्लियरली बोला था कि हमारा कंसर्न इसीलिए है कि SBI लार्जेस्ट बैंक ऑफ आवर कंट्री, उसका एक्सपोजर और LIC का जो एक्सपोजर है, इसके लिए हमने डिस्कस किया था। वो कॉमन लोगों से जुड़ा हुआ है। तो SBI में मोस्टली सबका अकाउंट होता है और LIC सबका पॉलिसी का मतलब छोटा मोटा होता है, इसलिए हमने डिस्कस किया था। वही बैकग्राउंड था डिस्कशन का। हिंडनबर्ग रिपोर्ट का जो दूसरा पहलू है उसके बारे में हमारा इतना ये नहीं था। तो बस इतनी बात कहते हुए मैं बात को ये करती हूँ। धन्यवाद।